हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम भारतीय संविधान का जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसके नोट्स तैयार कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करके हम यूट्यूब चैनल में इसको डिस्कस करते हैं। तो हम इसके पहले 6 चैप्टर्स जो हैं एम लक्ष्मीकांत का वो कर चुके हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है 7वां चैप्टर और वो है मूल अधिकार, जो कि एम लक्ष्मीकांत का 7वां चैप्टर है। ठीक है, मूल अधिकार जो है हमारा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसको तो बिना पढ़े कोई किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हर एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई सी भी वनडे एग्ज़ाम हो, अगर इंडियन पॉलिटी की बात आती है तो हमारा मौलिक अधिकार के बिना कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। तो आप इसके हिसाब से देख लीजिए कि आपको मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में कितना सीरियस लेना है इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके एक एक वर्ड्स जो हैं बहुत माइन्यूटली पूछ लेता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, अब संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में कौन से भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही हो गया। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कि फंडामेंटल राइट। हाँ, और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है, या तो भाग पूछ लेगा या तो आर्टिकल पूछ लेगा। तो ये आपका क्लियर रहना चाहिए कि हमारा आर्टिकल जो है 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है। ठीक है, इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित थे। जो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो संविधान है उसका जो सोर्स है किसी एक जगह से नहीं लिया गया है, अलग अलग सोर्सेज से इसके अलग अलग भागों को लिया गया है। इसी संदर्भ में जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है या यूएसए से प्रभावित थे। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर पूछ ले भारत का मैग्ना कार्टा हम संविधान के कौन से भाग को बोलते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए संविधान के भाग 3 को हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि सर्वथा उचित भी है। ठीक है, इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में होता है, प्राप्त है, उतना विश्व के किसी संविधान में नहीं मिलता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका के संविधान से हम प्रेरित तो हैं इस मामले में, लेकिन हमारा संविधान जितने डिटेल में और जितना विस्तृत रूप में है उतना अमेरिका के संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें गरीब, अमीर अमीर या फिर से कोई सीजीआई हो, या फिर से राष्ट्रपति, या फिर से पीएम, कहने का मतलब ये है कि अंबानी ही क्यों ना हो, या फिर कोई ऐसा गरीब क्यों ना हो जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो, सबको जो ये अधिकार, मौलिक अधिकार, वो सबको इक्वली दिया गया है, बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव नहीं किया गया, सबके लिए ये समान अधिकार है। ठीक है, इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या होता है उसको देखते हैं। मूल अधिकार का जो तात्पर्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से होती है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के उन्नति जो होती है उसके आदर्श से होती है। इसका क्या मतलब है? यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार मतलब बदलती रहती है, तो इसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब आए अपने हिसाब से कोई भी कानून लागू कर दे या कुछ भी कर दे, और इससे क्या होगा, नागरिकों की स्वतंत्रता जो होगी वो छिन जाएगी। क्योंकि उन्हें तो फिर डर रहेगा कि अगर कल को गवर्नमेंट बदली तो आज ये हमारे पास अधिकार है, कल को नहीं रहेगा, तो ऐसे क्या होगा, नागरिकों की आज़ादी को हमेशा खतरा रहेगा। इसीलिए ये जो होता है नागरिकों की जो आज़ादी है उसकी ये सुरक्षा करती है।
ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करती है। वो तानाशाही नहीं कर सकती और ऐसा नहीं हो सकता, मनमानी कानून नहीं बना सकती विधानमंडल, ठीक है। संक्षेप में इनके जो प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्ति का सरकार, ठीक है। किसका सरकार बनाना है? कानून का सरकार, न कि व्यक्ति का सरकार, ठीक है। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इसमें ध्यान से अगर देखिए तो प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ देता है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कानून की सरकार बनाना। अब ये लाइन यहीं पे अगर समाप्त कर दे तो आपको ये सही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो राइट्स है इसका उद्देश्य कानून का सरकार बनाना नहीं है, बल्कि कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना, ठीक है। मैं उल्टा बोल दी थी तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा पूछ दिया कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कानून की सरकार बनाना, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्यक्ति की सरकार बनाना नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति पूरे व्यवस्था के लिए तानाशाही नहीं बन सकता, ठीक है। अब जो है मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। मतलब ऐसा है कि कोई जो है किसी व्यक्ति से इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संविधान है वो तय करता है कि आपकी जो अधिकार हैं उसको हम गारंटी और सुरक्षा देंगे, इसलिए इसको मूल अधिकार कहा गया है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ठीक है। मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास कहने का मतलब ये है कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, इन चारों के लिए अत्यंत आवश्यक है। भौतिक का मतलब ये है कि वो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या फिर से कितनी एसेट है। बौद्धिक मतलब वो कितना मेंटली एजुकेट हो रहा है, का कितना मतलब सोचने की उसकी क्षमता है। नैतिक मतलब उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, दूसरों के लिए क्या कर्तव्य बनते हैं। और आध्यात्मिक ये है कि वो धर्म में अपने धर्म के प्रति क्या आस्था रखता है, नहीं रखता है, उन सभी के लिए। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है अपने धर्म में आस्था रखता है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वरना दूसरा जो धर्म है जो कि मेजॉरिटी में हो उसको दबा सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको बनाया गया है ताकि इसके आध्यात्मिक जो विकास है या फिर भौतिक विकास या नैतिक विकास या बौद्धिक विकास, इन सबकी क्या हो सके? रक्षा हो सके। भौतिक कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ज़मीन हो या प्रॉपर्टी हो, कोई गरीब भी खरीद सके, अमीर भी खरीद सके। ऐसा ना हो कि उसमें भेदभाव हो कि ये गरीब के लिए नहीं है, ये केवल अमीर के लिए है। इससे क्या होगा कि जो अमीर है वो केवल उसी का एक्सपेंड होगा, मतलब एसेट, जबकि जो गरीब है उसके लिए वो क्या हो गया? प्रोहिबिटेड, यानी कि मना हो गया, तो वो आगे तरक्की नहीं कर पाया। बौद्धिक कहने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन का जो राइट है वो सबके लिए है। सबको समान अवसर दिया जाता है कि आप लोग सभी लोग साथ में प्रगति करिए, किसी के लिए कोई बाधा नहीं होगी, सबका विकास करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से जो है हमारे संविधान में 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है। कितने? 7। अब एग्ज़ाम में अगर पूछे मूल रूप से हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो याद रहना चाहिए 7। बाद में चूंकि एक जो मौलिक अधिकार है उसको निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद से कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में कितने थे? 7। पहला कौन था? समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। देखिए प्रत्येक आर्टिकल आप बहुत ध्यान से याद करिएगा और याद रखिएगा कौन कौन सी हमें जो मौलिक अधिकार है प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का ये जो है नाम और आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भूल के भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। इसके बाद जबकि धर्म की स्वतंत्रता के लिए जो हमारे आर्टिकल हैं वो हैं 25 से लेकर 28 तक में, जबकि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में हैं। संपत्ति का जो हमारा अधिकार था वो था आर्टिकल 31 में। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार वो है हमारे आर्टिकल 32 में, ठीक है।
आगे चल के हम प्रत्येक आर्टिकल को एकदम डिटेल में समझेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी हम चूँकि इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं तो अभी आप केवल इंट्रोड्यूस हो जाइए ऊपर ऊपर से, बाकी हम इसे डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में आया था। इसको क्या किया गया? हटा दिया गया, ठीक है, मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसको क्या किया गया? भाग 12 में आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम में पूछता है कि जो संपत्ति का अधिकार है जो कौन से आर्टिकल में आता था, तो आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया या निरस्त किया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पीसीएस एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछता है, ठीक है, तो आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिएगा। संपत्ति का जो अधिकार है 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से ईयर में? 1978 में इसको हटा दिया गया, ठीक है, और भाग 12 में क्या किया गया? आर्टिकल 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कानूनी अधिकार कहने का मतलब ये है कि अभी भी उनकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन अब ये फंडामेंटल नहीं रहेंगे बल्कि कानूनी हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं, मूल अधिकार क्यों प्रदान किए जाते हैं या फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। उनमें से जो हैं कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि सब जितने मौलिक अधिकार हैं हमारे जो नागरिक हैं और जो विदेशी हैं सबके लिए हों, ऐसा नहीं है। जो कुछ है वो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं, सभी के लिए, जैसे नागरिक या विदेशी या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियां, ठीक है, वो सबके लिए उपलब्ध हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं, वो विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हम विशेषता देखते हैं, ये जो है असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य या व्यक्तिगत अधिकारों व पूरे समाज के बीच संतुलन का कार्य करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये असीमित नहीं होती लेकिन वाद योग्य होती हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। राज्य फंडामेंटल राइट्स पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है, ठीक है, कि राज्य अगर इन पे प्रतिबंध लगाया है तो कि ये कारण जो था उचित था या नहीं था, इसका जो है जो निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन का कार्य करती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार एवं पूरे समाज के बीच संतुलन का कार्य करती हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच में होती है, ठीक है। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होती हैं, ठीक है, एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध होती है। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध होते हैं। इनमें से कुछ जो है नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं सकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। नकारात्मक विशेषताओं कहने का तात्पर्य है जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, ठीक है, राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नकारात्मक विशेषता वाले। अब राज्य के प्राधिकार को सीमित करने का क्या तात्पर्य है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को देख के ही कानून बनाया जाता है, राज्य कानून बनाती है, उससे ऊपर जाके कानून नहीं बना सकती, ठीक है। तो क्या होता है, इससे जो राज्य की शक्तियों को है ये सीमित करती है। अब सकारात्मक कहने का मतलब ये है व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का ये प्रावधान करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये न्यायोचित हैं, वे व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनका उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई व्यक्ति जा सकता है, इसलिए ये न्यायोचित हैं, ठीक है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जा सके,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया जो समझ में नहीं आया और उसी के खिलाफ वो लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है, वो सीधे भी जा सकता है। ठीक है, ये अस्थाई नहीं होती हैं, इन संसद इनमें कटौती या कमी भी कर सकती है। ठीक है, अस्थाई नहीं होती, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स में संसद को अर्थात पार्लियामेंट को अगर इसमें संशोधन करना है तो संशोधन अधिनियम के तहत करेगी, जो कि आर्टिकल 368 में आता है, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। ठीक है, यह सब संशोधन जो होता है मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा आगे चल के, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इनमें संशोधन की जाती है। अब अगली विशेषता देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के जो दौरान होती है, अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ के, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 इन दो अधिकारों को अगर छोड़ दिया जाए आपातकाल के दौरान तो इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, लेकिन अन्य जो हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 जो होता है उनमें कितने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 19 में 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इनको क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है, अगर युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो आर्टिकल 19 के जो 6 क्लॉज हैं उन सबको हम स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 19 है उसे सशस्त्र विद्रोह जब होगा उसके आधार पर हम इसे स्थगित नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि आंतरिक आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह अर्थात आंतरिक आपातकाल के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है आगे चल के हम वर्णित करेंगे या आगे चल के उनको देखेंगे। अब अगली विशेषता को देखते हैं, अनुच्छेद 31 का ए। ठीक है, संपत्ति आदि की अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख, जो कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया, एवं अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि। ठीक है, अगला हम विशेषता देखते हैं, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 33 में। मतलब ये जो सेवा हैं सशस्त्र बलों वाले, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल संबंधित सेवा जो हैं इनके क्रियान्वयन पे, मतलब ये कार्य करना बंद कर दे, इन पे संसद जो है इनके कार्य करने के तरीकों पर संसद क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहाँ फौजी कानून प्रभावी हो। ठीक है, फौजी कानून प्रभावी, और फौजी कानून का क्या तात्पर्य है? फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, और ये संभव होगा आर्टिकल 34 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 34 के तहत ये संभव है। इनमें से ज़्यादातर अधिकार हैं स्वयं प्रवर्तित हैं। ठीक है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे, और ये कहा गया है बात आर्टिकल 35 में। ठीक है, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इससे रिलेटेड जितने भी कानून होंगे वो संसद बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या है। इन सभी चीज़ों को जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना इसको समझे हम फंडामेंटल राइट्स के जितने आर्टिकल्स हैं उनको हम नहीं समझ सकते। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा को कैसे समझाया गया है इसको देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है।
कहाँ पे? आर्टिकल 12 में भाग 3, यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उनसे, ठीक है। इनमें जो है भाग 3 के उद्देश्य के लिए परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में कितने कौन कौन शामिल होता है उसको बताया गया। पहला है कार्यकारी व विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, यानी कार्यपालिका और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, और सरकार। दूसरे कौन कौन लोग आएंगे राज्य की परिभाषा में? राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानमंडल। और कौन आएगा राज्य की परिभाषा में? सभी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय कहने का तात्पर्य यह है जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, जिला बोर्ड सुधार, ये सब आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि राज्य की परिभाषा में क्या आती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें क्या आएगा। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे अब इसमें कौन कौन से आएंगे? LIC, ONGC, सेल, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब भी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। और ये कैसे हैं? ये हैं वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। स्थानीय निकाय में नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास बोर्ड, ठीक है। उसके बाद से राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो। ये जितने लोग हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हों, तो इनके खिलाफ हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आएगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम आगे कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। जो समता का अधिकार है, पहले ही मैं बताई हूँ, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है। देखते हैं हमारा आर्टिकल जो है, प्रत्येक आर्टिकल क्या कहता है। हमारा आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। इसी चैप्टर में हम इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही देखिए। आर्टिकल 15 जो है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। जबकि आर्टिकल जो 16 है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध करता है। जबकि अनुच्छेद 18 जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाता है, ठीक। अब आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 में है। इसमें जो है 6 अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचरण, पांचवा निवास, छठा वृत्ति, और ये किस में आते हैं? आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है? 6 प्रकार की, और ये दे रखा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये एक एक जो इसके फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर जो है, ये एक एक इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पूछता है एग्जाम में, इसका एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, ठीक है। अनुच्छेद जो 20 है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में जो है प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की भी बात की गई है, ठीक है। ये 21 का है, आगे चल के हम देख लेंगे। अनुच्छेद जो 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करती है। जबकि अगर हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 हमारा कहता है बलात् श्रम का निषेध, जबकि 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। अब आता है हमारी धर्म की स्वतंत्रता जो है, वो उसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। 25 जो है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के उपबंध करता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में है। 29 जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। और जो आर्टिकल 29 और 30 है ये हमारी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, ठीक है, जो कि 5वां हमारा मौलिक अधिकार है। अब छठा और अंतिम मौलिक हमारा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति हाई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। इसमें शामिल याचिकाएं हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि, ठीक है। अब ये जो दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये जो वर्ड है ना एग्जाम में पूछता है, दे देता है, ये 5 वर्ड दे देगा और पूछेगा कि ये सारे इसमें हैं या नहीं है, या फिर कोई दूसरा वर्ड इसमें डाल देगा और पूछेगा ये इसमें है या नहीं है। तो आपको बताना होगा कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या मतलब है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। अब जो है विदेशियों के मूल अधिकार क्या हैं, जैसे कि कुछ तो अधिकार ऐसे हैं जो केवल हम भारतीयों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो चलिए देखते हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये एक एक चीज़ आप लोग रटते चलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। और एक जो है नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। अब शत्रु देश में जैसे कि हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन लोगों को छोड़कर, मतलब अफ़गानिस्तान तो चूँकि हमारा दुश्मन देश नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को नहीं दी जाती वो मूल अधिकार, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, कौन कौन से आर्टिकल जो है केवल हम नागरिकों को प्राप्त हैं और वे कौन से आर्टिकल हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। जैसे कि अगर हम केवल भारतीयों की बात करें तो आर्टिकल 14, 16, 19, 29 और 30, और उसके बाद से हाँ इतने ही जो हैं हम केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, 30, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। जबकि अन्य जो मौलिक अधिकार हैं जैसे आर्टिकल 14, 20, 21 का 22, 23 और देखते हैं 24, 25, 26, 27, 28 से सारे किसको प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखे रहिएगा कि कौन से आर्टिकल हम नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो हम दोनों को प्राप्त हैं, विदेशी और भारतीय दोनों को, ठीक है। तो विदेशी कहने का तात्पर्य हमेशा ध्यान रखिएगा, शत्रु देश के लोगों को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे इसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब मौलिक अधिकार के प्रत्येक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और PDF अगर इसका आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं वही चीज़ें बता रही हूँ या पढ़ा रही हूँ जो PCS एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।